गाइज हम लोग लास्ट क्लास आप लोग को क्वेश्चंस पूछे थे। क्या क्वेश्चन पूछे थे कि एटीसी में एफडी का डिडक्शन मिलता था। हम लोग 80 टीटीए में देखे कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स हो या नॉर्मल बैंक में सेविंग्स अकाउंट हो, अगर उसमें अगर पैसा डिपॉजिट करे तो हम लोग को डिडक्शन मिल सकता है। क्वेश्चन ये आ रहा था कि सब में तो सर हम लोग का ये है, क्या बोलते हैं, सब में तो सर हम लोग का ज्वाइंट अकाउंट है, मतलब ज्वाइंट अकाउंट का ऑप्शन है। मैं सेविंग्स अकाउंट ज्वाइंट कर सकता हूँ, मैं एफडी ज्वाइंट नाम पे ले सकता हूँ, मतलब एक अकाउंट दो दो ओनर हो सकता है ऐसा। अब कंफ्यूजन ये था सर, अगर ज्वाइंट नेम पे खोल लेते तो डिडक्शन क्या दोनों को मिलेगा इक्वल अमाउंट का, कैसे करके डिडक्शन मिलेगा, ये हम लोग को समझना था। तो इसका आंसर देने के लिए हम लोग एफडी से स्टार्ट करते हैं। याद रखना, एफडी का डिडक्शन, अगर ज्वाइंट नेम पे एफडी हो रहा है तो एफडी का डिडक्शन मिलेगा उनको जिनका नाम सबसे पहले है। तो अकाउंट में दो अकाउंट होल्डर रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो डिडक्शन क्लेम करेगा जिनका नाम फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट अकाउंट होल्डर को डिडक्शन मिलेगा। किसका डिडक्शन मिलेगा सर? एफडी का मिलेगा। एफडी का जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होता है उसका डिडक्शन मिलेगा पहले में। ठीक है, क्लियर सर? यस नो? नेक्स्ट क्या था हम लोग का? सेविंग्स अकाउंट। अब सेविंग्स अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस में था, तो आप सबको उस दिन बताए थे कि पोस्ट ऑफिस में 3500 एक्स्ट्रा मिलता है, ये जो बात बोले थे। और ये डिडक्शन नहीं दोस्तों, ये एग्जामिशन है कि पोस्ट ऑफिस का 3500 जो है वो एग्जाम्ट रहता है। 3000 5000 जो वो क्या है सर? वो एग्जाम्प्टेड है। तो अगर पोस्ट ऑफिस में आप ज्वाइंट अकाउंट खोल लेते हो, क्या करते हो सर, अगर पोस्ट ऑफिस में आप ज्वाइंट अकाउंट खोल लेते हो तो दोनों को ही 3500 करके मिलेगा, मतलब 3500 आपका, 3500 कोई दूसरा जो अकाउंट ओपन किया था उसका, मतलब टोटल कितने का बेनिफिट हो रहा है आपके पास? आपके पास मतलब दोनों मिला के कितना हो रहा है? 7000। लेकिन सर जो 10,000 का जो 80 टीटीए वाला कहानी था ना, ये जो 10,000 था ना, ये आप सिंगल अकाउंट हो या ज्वाइंट अकाउंट ओपन करो, मिलेगा तो किसी एक को। सर वंस मोर, ये जो 10,000 का बात हम लोग बोल रहे हैं, चाहे आप सिंगल अकाउंट ओपन करो तो कोई सवाल ही नहीं आता है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर ले तो एक अकाउंट दो ओनर अगर आपका हो जाता है तो मिलेगा किसी एक ही जन को। किनको मिलेगा सर? जिनका नाम पहले आएगा, जिनका नाम पहले आएगा। अब देखना, जो ज्वाइंट अकाउंट होता है वहां पे 1 और 2 करके नाम आता है। तो जिनका फर्स्ट अकाउंट होल्डर जो होएगा वो ही डिडक्शन क्लेम करेगा, फर्स्ट अकाउंट होल्डर को ही डिडक्शन दिया जाएगा, सेकंड होल्डर को डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट दोनों का अकाउंट में आएगा, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो लोग जाने, लेकिन डिडक्शन कोई एक ही जन क्लेम करेगा, वो कौन? जिनका नाम फर्स्ट अकाउंट होल्डर में। क्लियर टू ऑल ऑफ अस? तो ऑलवेज याद रखना, ज्वाइंट अकाउंट में केस में कोशिश करना पहले रहने का। ज्वाइंट अकाउंट होने पे अगर आपके नाम पे कोई ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहा है तो आपको तो ट्रिक पता चल गया। तो ज्वाइंट अकाउंट के लिए आपको ऑलवेज क्या करना है? आपको रखना है कि आपका नाम पहले होना चाहिए। Excuse me, guys. हेलो। ओके। सो गाइज आई थिंक ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया हम लोग का। ठीक है, 80 टीटीए को लेके जो कंफ्यूजन लास्ट क्लास हुआ था, डबल अकाउंट आई मीन जॉइंट अकाउंट में क्या होने वाला है, आई थिंक दैट कंफ्यूजन हैज बीन क्लियर टू ऑल ऑफ अस। कोई किसी का सर के सवाल है यहाँ पे?
Anyone having any doubt, any queries, any questions regarding this? चलिए तो हम लोग का जो सेक्शन पेंडिंग था, डी सीरीज, तो चलो डी सीरीज कंप्लीट कर लेते, ठीक है। एक घपलाबाजी वाला सब पढ़ लिए थे, तो पढ़ तो लिए थे सर। हेडिंग करो 80D मेडिकल इंश्योरेंस। ओके, आइए छापने वालों, स्टार्ट करो छापना। सर हम लोग तो छाप ही रहे डे वन से, तो सर क्या करो बोलो, ये चैप्टर ही ऐसा है छापने वाला, तो हम लोग छापेंगे, बट कॉपी में नहीं, दिमाग में, ताकि याद रहे और इसका बेनिफिट क्लाइंट को पास ऑन कर पाए, तो उसको लगे कि हम लोग को टैक्स आता है, ठीक है। एप्लीकेबल टू, ओके, तो एप्लीकेबल टू किसका होगा? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल स्लैश एचयूएफ, ओके, जिसके लिए एप्लीकेबल है। कंडीशंस, तो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस नंबर 1, मतलब ये चीज के लिए हम लोग को क्या क्या कंडीशंस करना पड़ेगा, तो लिखिए कंडीशन नंबर 1। गाइज, इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग बेसिकली फैमिली में दो ही तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस का, दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। आई गेस आप लोग जानते हो जो मेडिक्लेम का जो कॉन्सेप्ट है ना मार्केट में, ये मेडिक्लेम के लिए है। लाइफ इंश्योरेंस कहाँ मिलता है दोस्तों? लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन कहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है? 80C सर। वेरी गुड, इट्स 80C, 80C में मिलता है। और हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन कहाँ मिलेगा? 80D में मिलेगा। इसके लिए करना क्या है सर? इसके लिए करना बहुत ही सिंपल है। एसएससी पे पेड MIP, MIP stands for मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। LIC paid MIP for himself and relatives। अब इस पे रिलेटिव का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वही फालतू वाला पॉइंट, आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। लेकिन यहाँ पे ना एक कंडीशन है और जो मुझे अच्छा लगता है। गाइज, जब भी कभी आप लोग का लाइफ में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेने का मन करेगा कि इट्स टाइम टू टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इन आवर नेम, अगर ऐसा कभी भी आपको मन करे, आई रिपीट गाइज, ऐसा कभी भी आपको मन करे, तो आप लोग प्लीज चेक से पेमेंट करिएगा, कभी भी कैश से पेमेंट मत करिएगा, ठीक है। ऑलवेज शुड बी पेड थ्रू द चेक। तो मेडिक्लेम का अगर डिडक्शन क्लेम करना है तो आप याद रखिएगा, इट शुड बी क्लेम्ड ऑन हम लोग को मिल जाएगा, ओके। मतलब डिडक्शन मिलेगा, कैश में नहीं मिलता है, ओके। तो चलिए हम लोग लिखते आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड 3, नेक्स्ट क्या है हम लोग का? अदर देन कैश। क्लाइंट को पेटीएम कर देना, कार्ड से ट्रांसफर कर देना, अकाउंट ट्रांसफर करना, कभी कैश में मत देना, ओके। सो सर 80D क्लेम करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? सर 80D क्लेम करने के लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है। तो कोई भी स्कीम लेने से पहले देख लीजिएगा कि उसका बेनिफिट 80D में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपका वो जो प्रोस्पेक्टस या जो भी उसका ब्रोशर आता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, आप उसमें चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। तो उसमें आप देखिएगा कि मेडिक्लेम किस और कब और कैसे दिया जाएगा। तो नंबर 1 क्या है यहाँ पे?
तो नंबर 1 यहाँ पे देख रहे हो कि एसएससी पेड एमआईपी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए, खुद के लिए, रिलेटिव के लिए, कैसे देना चाहिए, आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम से देना चाहिए, और अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब है कि आपको कैश में नहीं देना है, आपको चेक से देना है, फंड ट्रांसफर करना है, समथिंग लाइक दैट। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? सर आउट ऑफ टैक्स, हाँ सर आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम में इनकम ये जो कंडीशन है इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या है ये आउट ऑफ इग्नोर टैक्सेबल, करो क्यों ना, इसलिए बोलते तो हैं? हम बोलते इग्नोर करो। ये है इसलिए लिखा रहे, बट पैसे के ऊपर थोड़ी लिखा हुआ रहता है मेरा कौन सी इनकम का है, पैसा पैसा होता है। तो गवर्नमेंट ये बोलना चाह रहा है कि आप अगर एग्रीकल्चरिस्ट हो, आप खाली खेती बाड़ी करते हो, आपका सारा इनकम एग्जेम्प्टेड है, तो उससे डिडक्शन क्लेम मत करना। आप अगर सैलरी पर्सन हो, बिजनेस करते हो, उसी इनकम से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना। मतलब जो इनकम टैक्सेबल है उसी इनकम से मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना, गवर्नमेंट का बोलना है ये। तो हम लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि सर ऐसा कैसे होगा, मतलब हम किसी अकाउंट से अमाउंट दे रहे हैं तो अमाउंट थोड़ी बाइफैक्टेबल है, कौन सा टैक्सेबल कौन सा नॉन टैक्सेबल, तो ये तो मुश्किल हो जाता है। तो बोला ठीक है, जितना हो सकता हो तो ट्रैक करो। तो इसलिए पॉइंट ये डाला है, तो हम लोग इसको पॉइंट की तरह ही पढ़ते हैं, उतना इज्जत इसको देने का दरकार नहीं है, ठीक है, सिंपल टेक इट एज अ पॉइंट। तो आउट ऑफ ठीक है सर। टैक्सेबल इनकम मतलब वही, आप एग्रीकल्चर इनकम से पे नहीं कर सकते हो। वो जो पोस्ट ऑफिस का जो 3,500 एग्जेम्प्टेड था, इस तरह का इनकम से पे मत करना। पे करना है तो टैक्सेबल इनकम से करना, जो इनकम के ऊपर रेगुलर रेट पे टैक्स लगता है उससे करना, ये बोलना चाह रहा है। और अदर देन कैश, अदर देन कैश मतलब आपको इसको चेक से देना है, आपको इसको किससे देना है, इसको चेक से देना है, या फंड ट्रांसफर करना है, यूपीआई ट्रांसफर करना है, इस तरीके से करना है, तो कैश में नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये है, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आता है एक, तो ठीक है, तो आप वहां पे भी अमाउंट पे कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम आता है जहाँ पे करने से आपका सरकारी हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको बेनिफिट दिया जाता है, इसलिए स्कीम, ओके। नेक्स्ट, और एक जगह कर सकते हो, एसएससी कंट्रीब्यूटेड इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर स्कीम। ये भी एक स्कीम होता है जहां पे आपको डिडक्शन मिलता है, बट इसके लिए मैक्सिमम 5,000 तक ही मिलता है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस कुल मिला के बात ये हुआ, सर हम लोग को इस सेक्शन का मजा लेना है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग ये सब जगह में हम लोग को पैसा वैसा डालना है। कौन सा जगह में सर? यही हेल्थ केयर स्कीम, ओके, मेडिक्लेम, जहाँ पे हम लोग को डिडक्शन मिल सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग को याद रखना है कि मेडिक्लेम का पैसा जो है वो हम लोग कैश से कभी नहीं देंगे। हम लोग कैसे देंगे? हम लोग चेक से या अदर बैंकिंग मोड से देंगे, कैश से तो कभी नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद हम लोग को डिडक्शन क्लेम करना है, वी शुड क्लेम द डिडक्शन। सर कंडीशंस के अंदर में जो रिलेटिव्स है उसमें पेरेंट्स को भी इंक्लूड बताएंगे किया जाएगा यहाँ पे? बताएंगे बताएंगे, सब बताएंगे मैडम, वेट करो, सब बताएंगे, अच्छा मोस्ट में सब आएगा। ठीक है डिडक्शन, ठीक। तो डिडक्शन होगा हम लोग का, ध्यान से देख लो। ये थोड़ा सा ना हट के वाला हो गया, अभी बहुत कुछ मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा, तो आइए एक करके देखते हैं। डिडक्शन, अच्छा मेडिक्लेम पॉलिसी ना है, पहले बात तो यहाँ पे दो कैटेगरी होगा, गाइस ध्यान से समझो, ये बहुत ही टैक्स प्लानिंग में हेल्प करेगा आपका। अगर आपके पास पैसा है अच्छा खासा इंशाल्लाह, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे मेडिक्लेम करवाना है, तो यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हो, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो ये चैप्टर पढ़ने का मेरा दो पर्पस है, एक क्लाइंट को ज्ञान देने के लिए, ऑब्वियसली क्लाइंट को ज्ञान देंगे, और अगर हम इस लाइन पे नहीं जा रहे, हम जॉब कर रहे, कोई दूसरा जगह में कर रहे, टैक्स फील्ड उतना में हम इन्वॉल्व नहीं है, तो आप लोग खुद के लिए, खुद का टैक्स प्लानिंग के लिए सब चीज पढ़िए। आप क्यों दूसरा जगह पे जाकर पैसा दोगे, सब चीज को लेके क्यों देना है भाई? जब आप खुद को आता है तो आप खुद ही प्लानिंग करो, वो लोग अलग से प्लानिंग करके थोड़ी देगा। आप जहां से पढ़ रहे हो वो भी कोई ना कोई किताब से पढ़ के ही सीखा है, तो बेटर है आप ही सीख लो अच्छे से, ताकि आप खुद दूसरों का ना सही, आपका खुद का पर्सनल फिनेंस को देखभाल कर सको।
तो ध्यान से सुनो दोस्तों, इसमें क्या करना है। सबसे पहले बात तो ये है सर कि इस केस में हम लोग को देखना ये पड़ता है कि यहाँ पे दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होगा। जैसे तोशली थोड़ी देर पहले ही पूछ रहा था कि सर क्या इसमें पेरेंट्स आएगा, आई गेस तोशली ये आइडियाज आपको आया LIC से, बिकॉज हम लोग वहां पे देखे कि पेरेंट्स के नाम पे अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे थे तो डिडक्शन नहीं मिल रहा था। इस सोच से आप ये यस क्वेश्चन सर। पूछे हो ना, तो मैडम इस बार मिलेगा, इस बार बराबर का मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का बराबर मिलता है, पेरेंट्स के नाम पे ऑफ कोर्स मिलता है, इसमें तो ब्रदर सिस्टर को भी समटाइम्स लेके आते हैं। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे दो कैटेगरी होगा। कैटेगरी नंबर 1, पहले मैं रिलेटिव लिख देता हूँ कि रिलेटिव कौन है, वो सबसे बेटर रहेगा समझाने में। तो लिख लो एक पॉइंट यहाँ पे, हियर रिलेटिव इंक्लूड्स बोल के, एक्चुअली नोट्स का पॉइंट है, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ तो आप समझ नहीं पाओगे। तो हियर रिलेटिव इंक्लूड्स, हियर रिलेटिव इंक्लूड्स, रिलेटिव के अंदर कौन कौन आएगा, तो आओ लिख लेते कौन कौन आएगा। इंडिविजुअल प्लस स्पाउस, ये तो सही रहेगा ही, वादा क्या है तो निभाना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल जहां आएगा स्पाउस तो आ ही जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ना सर कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा ना हटके है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन गाइस। मेरे लिए मेरा पापा का कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। अगर मैं सिंपल से बात करूं, मेरे लिए अगर मेरा पापा मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो पापा को डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर वो तो मिलना भी नहीं चाहिए, आप बड़े हो गए हो। अरे बड़े छोटे का बात नहीं है, बात है आप जब तक एम्प्लॉयड नहीं बन जाते हो तब तक आप डिपेंडेंट हो। मानते हो तो ये बात यार, हम लोग आजीवन जन्म से लेके मतलब जब तक जिएंगे तब तक मम्मी पापा के पास छोटा ही रह जाएंगे। ये तो कहावत सुने ही होंगे आप लोग कि इंसान मतलब औलाद से कितना ही बड़ा हो जाए मम्मी पापा के पास छोटा ही रहता है। ये सब में मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि आप जब फाइनेंशियली, यहाँ पे डिपेंडेंट मीन्स फाइनेंशियली, ओके। आप जब खुद एम्प्लॉयड बन जाओ, इंशाल्लाह आप जब खुद अर्न करना चालू कर रहे हो, आप अर्निंग्स कर रहे हो, तो दैट इज योर इंडिपेंडेंस हो जा रहा, आप इंडिपेंडेंट हो जा रहे हो, तो आपके लिए डिडक्शन का बेनिफिट आपका पेरेंट्स को नहीं मिलेगा। तो चिल्ड्रन जब तक डिपेंडेंट है, मतलब जब तक वो एम्प्लॉयड नहीं हो रहा तब तक उसका नाम का मेडिक्लेम का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है सर, पता है आप क्या बोलना चाह रहे हो। आपके लिए आपका पापा को डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आप अपने पापा के नाम पे ले लीजिए, बिकॉज यहाँ पे पेरेंट इंक्लूड है, वो LIC की तरह नहीं है। ओके, एंड देन पेरेंट्स। अब पेरेंट्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डजंट मैटर, पेरेंट्स ही रहेगा। एंड गाइस, खाली मैं पेरेंट्स तक लिखा हूं, नॉट इंक्लूड द पेरेंट्स इन लॉ। ओके, तो यहाँ पे काफी सारा दाव पेच है। देखो अगर मैं सिंपल पढ़ा दूं तो मेरा हो गया, आप लिखोगे बात खत्म। लेकिन अगर आपको समझना चाहिए, इसमें दाव पेच खेलना चाहिए, तो थोड़ा सा डिटेलिंग देखना पड़ेगा। इमेजिन करो शादी के बाद क्या होगा, ठीक है। शादी से पहले फील नहीं आएगा उतना, बिकॉज स्पाउस का आप तड़का लगा नहीं सकते यहाँ पे। गाइस सुनो, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही अगर जॉब कर रहा है, आई रिपीट गाइस, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही जॉब कर रहा है, तो सर दोनों ही अपने अपने नाम पे मेडिक्लेम ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। तो हस्बैंड तो अपने पैसे से खुद के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट्स के नाम पे ले लेगा, राइट। लड़का ले लिया। अब वाइफ जो है, प्लीज टू ऑल माय गर्ल स्टूडेंट्स, आप लोग को बोल रहा हूं, ये बात बोल देना हस्बैंड को, देखिए इट्स नॉट अबाउट द पेट्रियार्कियन सोसाइटी, इट्स अबाउट द टैक्स प्लानिंग। ओके, यहाँ पे कभी कभी अपना अपना सोचना पड़ता है, तो सास ससुर को थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज, हाँ। तो गर्ल्स आप लोग क्या करोगे, आप लोग को अगर मेडिक्लेम लेना है तो आप अपना पेरेंट्स के लिए लीजिएगा, ससुराल वालों के लिए मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स मतलब यहाँ पे ओनली पेरेंट्स, अप टू इन लॉज नहीं है। तो अगर दोनों ही एम्प्लॉयड है, दोनों ही अगर स्टेबल है, एफोर्ड कर सकते हो मेडिक्लेम प्रीमियम, तो अपना अपना पेरेंट्स के नाम पे लीजिएगा, ठीक है। इट्स नॉट मैटर अबाउट द पेट्रियार्कल सोसाइटी और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, इज नथिंग लाइक दैट, इट्स अबाउट द टैक्स प्लानिंग। कोई मेरा बात का गलत मीनिंग मत निकालना प्लीज। मैं ऑलवेज क्लास में बोलता हूँ कि आप लोग ये सब चीज सीखो, जानो, ताकि क्या होता है, टैक्स प्लानिंग से टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो वाइफ अगर जॉब कर रहा है या वाइफ का अगर कोई बिजनेस है, उसका इनकम है, तो उनको भी तो डिडक्शन चाहिए होगा।
तो वाइफ अगर मेडिक्लेम लेगा तो किन के नाम पे लेगा? खुद के नाम पे लेगा, चिल्ड्रन और स्पाउस के नाम पे लेगा, तो वो तो ऑलरेडी तो हस्बैंड ने लेके रखा है, दोबारा लेने का और क्या दरकार है? डबल बेनिफिट थोड़ी मिलेगा। बीमार पड़ेंगे तो आपको तो एक ही हॉस्पिटल में तो एडमिट होगा ना। अब थोड़ी जो सुबह आप एपोलो में रहोगे, शाम में बेलव्यू चले जाएगा, थोड़ी होता है। तो ऑलरेडी तो उनके नाम पे लिया है, ऊपर वाला ना करे किसी को दरकार पड़े, बट फिर भी मेडिकल इमरजेंसी जब आते हैं तब परेशानी तो होते हैं लोग। इंडिया में तो काफी परेशान होते हैं बिकॉज ऑफ द मेडिकल सिस्टम। तो गाइस उस टाइम पे अगर गर्ल्स लोग, अगर आपको मेडिक्लेम के लिए बेनिफिट क्लेम करना है तो आप अपने नाम पे अगर नहीं है तो ले लो, वरना अपना पेरेंट्स के नाम पे ले लो, डिडक्शन आपको मिल जाएगा। एवरीवन समझ में आया? पहले बोले रिलेशनशिप समझ में आया सबको, किसके नाम पे लेना चाहिए, कैसे होना चाहिए एंड ऑल दैट? यस, नो? और बॉयज प्लीज वहां पे थोड़ा डोमिनेट मत बनना, अलाउ कर देना, ठीक है? इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक इतना तो एजुकेटेड है हम लोग, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच, राइट? तो देख लीजिएगा, इट्स कॉल्ड प्लानिंग। एनीवे, अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट में जाऊं। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, थोड़ा सा अलग है। ये जितना लोग यहाँ पे नॉमिनेटेड है ना, ये तो नॉमिनेटेड है, मतलब ये लोग के नाम पे आप ले सकते हो। यहाँ पे दो कैटेगरी है नॉमिनेशन के अंदर, दो कैटेगरी। क्या कैटेगरी सर? इंडिविजुअल, स्पाउस, चिल्ड्रन एक तरफ, पेरेंट्स एक तरफ। मतलब पॉलिसी डिवाइड हो जाएगा। पेरेंट्स का पॉलिसी के लिए अलग से डिडक्शन आपको दिया जाएगा। अगर पॉलिसी आप पेरेंट्स के नाम पे ले रहे हो, आई रिपीट गाइस, अगर पॉलिसी पेरेंट्स के नाम पे ले रहे हो तो आपको अलग से डिडक्शन मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर पॉलिसी किसके नाम पे ले रहे हो, पेरेंट्स के नाम पे ले रहे हो, तो पॉलिसी का डिडक्शन अलग से मिलेगा। और अगर पॉलिसी खुद के नाम पे लिए हो तो उसका डिडक्शन आपको अलग से मिलेगा। मतलब सर दो दो डिडक्शन? आंसर इज यस, दो दो डिडक्शन। तो कैसे बाइफर्केट होगा? आप स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एक कैटेगरी में रहोगे, पेरेंट्स अलग कैटेगरी में रहेगा। पेरेंट्स के नाम पे जो प्रीमियम भरोगे उसका डिडक्शन अलग मिलेगा, और आपके नाम पे, स्पाउस के नाम पे एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पे जो प्रीमियम भरोगे उसका डिडक्शन अलग से मिलेगा। सर फिर से बोलिए। पेरेंट्स के नाम पे, आई रिपीट गाइस, पेरेंट्स के नाम पे आप अगर प्रीमियम भर रहे हो तो उसका डिडक्शन आपको अलग मिलेगा, एंड आप अगर इंडिविजुअल, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पे अगर भर रहे हो तो उसका डिडक्शन आपको अलग मिलेगा। मतलब सर दो दो डिडक्शन? आंसर इज यस, दो दो डिडक्शन। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? अब कितना, वो तो हम लोग बात करेंगे, पहले बोलो समझ आया आप लोग को? पक्का? तो पेरेंट्स के नाम पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ओके, आइए सर एक चार्ट बनाते हैं। बनाए चार्ट बनाए, लेना है सबके नाम पे। हाँ सरन, कवर तो सबके नाम पे ही करो, और पेरेंट्स के नाम पे तो पहले लेना चाहिए ना। क्या बोलते हो आप लोग? मेडिक्लेम का अगर लेना चाहो तो प्रायोरिटी लिस्ट पे कौन रहना चाहिए सबसे पहले? तो हेडिंग करिए रिडक्शन बोल के, और मेरे साथ चार्ट को फॉलो करिए। इसलिए इसलिए यहाँ पे वो दिया गया, ठीक है? अच्छा, बहुत सारा कंपनी इस बार ना अपना दाव खेला, कोविड को भी डाल दिया था। बट मेरा क्वेश्चन ये, किसी को जानते हो जिसको कोविड के लिए मेडिक्लेम मिला है?
लास्ट टाइम जब कोविड आया था तो बहुत सारा मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी नीचे लिख रहा था कि इंक्लूसिव ऑफ कोविड ऑल्सो। ठीक है। एक इसको चलते एक मीम्स बनाया था फेसबुक में, कोई मीम नहीं, एक्चुअली एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो थोड़ा शेयर करता हूँ आप लोग के लिए, फनी वीडियो। हस्बैंड और वाइफ है, तो वाइफ ने एक पार्सल ऑर्डर दिया था, तो हस्बैंड वो पार्सल लेके वाइफ को हाथ में देके बोल रहे हैं इतना फालतू खर्चे करने का क्या दरकार है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, खर्चा थोड़ा कम करो। तो वाइफ बोल रहे हैं आप भी तो पूरा साल इतने इतना अमाउंट का LIC का प्रीमियम भरते हो, जब काम का टाइम आया तो घर पे छुपे बैठे हो। मैंने बोला वाह, ये तो काफी लॉजिकल लाइन था। समझ में आया आप लोग को? वाइफ का रिप्लाई बहुत मस्त था। उसका हस्बैंड हर मंथ हर साल काफी काफी LIC प्रीमियम भरते हैं, तो बोल रहे सर अभी तो उसका काम का टाइम आया, मतलब कोरोना होगा तो मरने का चांस है, तो पॉलिसी काम आएगा, डबल डबल बेनिफिट मिलेगा। तो हस्बैंड अब तो घर पे छुपे हुए बैठे हो तो सारा प्रीमियम बेकार है। तो लोग ऐसा फालतू मजाक भी बना रहा है। तो उस टाइम पे एक केस हुआ था मार्केट में कि कोविड 19, कोविड 19 जो केस था उसको इंक्लूड किया गया, बिकॉज मार्केट में क्या बोलूं, पॉपुलर डिजीज बोलूं, यार गलत होगा शब्द, ठीक है, मतलब आज के डेट में तो बहुत ही प्रॉब्लम है ये चीज, तो इंक्लूड किया था। बट मेरा क्वेश्चन वही है कि कोई भी मेडिकल कंपनी आप जानते हो ऐसा कोई आपको रिश्तेदार को या कोई भी अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा हुआ हो जिनको हॉस्पिटल का बिल बहुत लंबा चौड़ा आया और वो इंश्योरेंस कंपनी से वो भरपाई कर दिया, ऐसा कोई? तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, ठीक है, कोविड के लिए टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना। तो चलिए आप भूल गए पूछना, आप बोले थे आपका पापा को सिम्टम्स ऐसा है, अभी ही इज ओके नाउ, अंकल इज फिट राइट नाउ? यस सर, अभी वो ठीक है। वीकनेस है अभी भी, लेकिन वो अभी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बात है। वीकनेस तो रहता है 2-3 दिन, एक हफ्ता रहता है, उसके बाद खाना पीने से ठीक हो जाता है। चलो अच्छा बात है। हाँ सर, अभी भी मतलब ड्राउजीनेस है, मतलब सोने का ऐसा हर वक्त सुबह का टाइम में ऐसा ही होता है कि बहुत ही सोते हैं तो ठीक है, थोड़ा ठीक हो जाते हैं फिर। तो टाइम लगेगा, थोड़ा 1-2 हफ्ते बाद वो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा गाइज, तो आप लोग अगर मेडिकल हाँ की हाँ सर। पॉलिसी ले रहे हो प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा उसके अंदर क्या क्या कवर्ड है। और एक चीज बोलना भूल गया था, कैश में कभी मत जाना, ऑलवेज गो विद द कैशलेस। अभी सब कैशलेस ही हो गया, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, दो तरह का बेनिफिट होता है, कैश बेनिफिट, कैशलेस, गो कैशलेस। जानते हो सब क्या होता है? ये सब मैं जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, इससे टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। देखो किसी के घर में अगर मेडिकल इमरजेंसी अगर आए, ऊपर वाला ना करे कि आए, बट अगर आ जाता है तो दिमाग काम नहीं करता है। पेशेंट के ऊपर ध्यान दे कि पैसा जुगाड़ में लगाए, कहाँ एडमिट करे, अभी कोविड का सिचुएशन कोई हॉस्पिटल नहीं लेगा, तरह तरह का क्वेश्चन, तरह तरह का परेशानी होता है। तो कैश बेनिफिट अगर कोई लेके रखा है उसका मतलब है आपका हॉस्पिटल का बिल, दवाई का बिल सब जेरोक्स करके स्कैन करके आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा, देन दे विल रिइंबर्स। ये होता है कैश बेनिफिट। और नॉन कैश में ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉन कैश में पूरा आपको जाकर वो मेडिकल जो कार्ड होता है वो कार्ड दिखा के हॉस्पिटल में एडमिट करो, फिर क्लेम सेटलमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल कंपनी अपने से, मतलब मेडिक्लेम देने वाला कंपनी आपस में सल्टा लेगा। कुछ अगर एक्स्ट्रा पैसा लगे तो आपको देना होगा, वरना आपको नहीं देना होता है। तो ऑलवेज गो विद द कैशलेस ऑप्शन जब पॉलिसी लेने जाओगे। और टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके मन में जो जो क्वेरीज रहता है ना उस टाइम पे, तो सारा चीज पढ़ के कंफर्म होके फिर पॉलिसी लीजिएगा, थोड़ा संभल के। ये जो जगह है ना यहाँ पे लोग ठग जाता है बहुत बार, बिना समझ के अगर जाते हो तो कांजी भाई की तरह हो जाते हो। आया था ना एक मूवी OMG बोल के, ओ माय गॉड, परेश सवाल का, तो उस तरह का हो जाते हैं बहुत बार, रियलिटी में होता है ऐसा। यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फैक्ट। तो आइए डिडक्शन में हम लोग का काफी सारा पार्ट होगा। तो सबसे पहले फैमिली होगा। फैमिली के अंदर कौन आएगा? फैमिली के अंदर आएगा पेरेंट्स छोड़ के सब लोग यहाँ पे, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल आएगा, स्पाउस आएगा, ए चिल्ड्रन की डिपेंडेंट चिल्ड्रन, गाइस चिल्ड्रन की डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डिपेंडेंट चिल्ड्रन आएगा, ओके। ओनली चिल्ड्रन नहीं आएगा, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंट नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या है सर, क्या क्या पॉलिसी ऑफर कर रहे कंपनी? तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, MIP मैं लिख दे रहा हूं। इसके लिए फैमिली भी एलिजिबल है, पेरेंट्स भी एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, 3 चीज पढ़े थे ना हम लोग, कंट्रीब्यूशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड स्कीम,
सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाइड स्कीम लेके आता है उसमें तो उसके लिए फैमिली एलिजिबल है, पेरेंट्स एलिजिबल नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स एलिजिबल नहीं है। गाइस ऊपर देखो, आप लोग लिखे हो एमआईपी लिखे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी लिखे हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिखे हो, तो मैं सारा वही सब लिख रहा हूँ। ठीक है, किसके लिए कौन एलिजिबल है, ये चार्ट याद रखने से भी आपका काम बन जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये सर स्कीम होता है गवर्नमेंट का। हाँ, लोग मेडिक्लेम में ज्यादा लेते हैं, बट ये ऑप्शन है इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि आप कहीं दूसरी जगह से पढ़ो तो आपको ऐसा लग सकता है सर क्यों नहीं पता है, तो हम बता दे रहे हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए दोनों एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है। गाइस आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ, ये हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अगर मतलब क्या बोले, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हो तो पेरेंट्स के लिए भी एलिजिबल है, फैमिली के लिए भी एलिजिबल है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड स्कीम में अगर पैसा डाल रहे हो तो फैमिली के लिए भी एलिजिबल है, पेरेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फैमिली के नाम पे भी चलेगा, पेरेंट्स के नाम पे भी चलेगा। ये था एलिजिबिलिटी। अब मैं बात करूंगा डिडक्शन का। अब होगा बात डिडक्शन का कि डिडक्शन कितना मिलेगा, रादर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा। तो अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग कर रहा हूं वो है मैक्सिमम डिडक्शन। ओके, अब इसमें क्या होगा, वही पॉलिसी का नाम रिपीट होगा। गैस लेटेस्ट वाला पढ़ा दूं, जो असेसमेंट या 1920 से है उसके लिए पढ़ा दूं। तो लिख लो ध्यान से, फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1920, AY 1920। हाँ, तो लिख लो मैक्सिमम डिडक्शन शैल बी और बगल में लिख लो और प्रीमियम पेड whichever is lower। सर 1 लाख का डिडक्शन, यस 1 लाख का डिडक्शन नहीं किया, अभी 1 लाख ही हो गया। तो रिसेंट अमेंडमेंट, ये रिसेंट नहीं है, 2 साल पहले का है। यही है तो 50-50 करके ही तो है। तो अभी पहले 25 था, सॉरी 25 25 50 था, और सीनियर सिटीजन के लिए आपका था वो क्या बोलते हैं 30-60,000, सॉरी 30,000 था। अभी इस सबको हटा के 50-50 कर दिया है। लिख लिए हो गाइस? और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिखे थे ना यहाँ पे 5,000।
पर एनम का, ठीक है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस गाइज? लिख लिए हो? यस नो? Yes, sir. तो गाइज किसी कोई शक या सवाल है? बताओ। अच्छा लगा आप लोग को मेडिक्लेम? अच्छा, घर से कुछ टास्क दूं तो आप लोग पढ़ोगे? और मैं लिख नहीं रहा हूँ, हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो सर टास्क कभी आता भी नहीं। हाँ बोलो। सर ये एमआईपी और कंट्रीब्यूशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड स्कीम में मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 करके होगा और प्रिवेंटिव 5,000 में मैक्सिमम। सिर्फ 5। हाँ जी, वो अलग से मिलता है, ठीक है। गाइज इसको लेके सर ये पैसा भी इतना देना पड़ेगा? हाँ बोलो। सर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी किया एक स्कीम है हाँ हाँ, ये जो LIC। मेडिक्लेम लेता है प्रिवेंटिव चेकअप में नहीं जाता है, ठीक है। यस, एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? गाइस 2-3 सेक्शन में आप लोग को घर से पढ़ने के लिए बोलूं। एक है 80 CCD, इधर 80 CCD तो हो गया, 80 CCD नहीं, सॉरी 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 सॉरी। नंबर 1 है आपका 80 DDB एंड 80 DD। सुन लो क्या है, कुछ खास नहीं है। 80 DD का मतलब होता है कि आपका घर पे आपका रिलेटिव में कोई हैंडीकैप्ड है या फिजिकली चैलेंज्ड है और आपको उसको देखभाल करना पड़ रहा है। सर फिर से बोलिए। अगर फैमिली में कोई मेंबर अगर हैंडीकैप्ड हो और एसएससी अगर उसको देखभाल कर रहा है तो उनके लिए एसएससी को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, समटाइम्स 50,000, समटाइम्स 75,000, ऐसा करके डिसेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है ना, डिसेबिलिटी जो लोग होते हैं उन लोग एक परसेंटेज देता है गवर्नमेंट कि 20% डिसेबल, 50% डिसेबल। तो 80% से ऊपर जो लोग डिसेबल होते हैं, मतलब कंप्लीट फिजिकली चैलेंज जो लोग का होता है, तो उन लोग को मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, डॉक्टर का खर्चा और भी इधर उधर खर्चा होता है। तो उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। कौन सा सेक्शन? 80 डबल डी। और 80 डीडीबी में होता है कि अगर कोई भयानक बीमारी हो, ओके, कैंसर के तरह कोई अगर भयानक बीमारी हो, अभी कोविड को भी शायद इसमें इंक्लूड कर सकता है बट गवर्नमेंट अभी किया नहीं है, तो उस तरह का बीमारी का अगर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, तो उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा 80 डीडीबी। मतलब एसएससी अगर सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिजीज, और डिजीज का लिस्ट आता है कि कौन सा डिजीज के लिए बेनिफिट मिलेगा, आपको किताब में देखिएगा दिया हुआ है। ओके, तो ये सब चीज के लिए सेक्शन पढ़ लेना। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मतलब कम बेसी नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। और एक सेक्शन है 80U बोल के। 80U जो होता है वो होता है हैंडीकैप्ड के लिए। गाइस बहुत जगह आप देखते हो कि गवर्नमेंट जॉब बोलो या बहुत सारा जगह पे देखना, हैंडीकैप्ड के लिए कोटा रहता है। देखे हो ना, सरकारी जॉब में तो रहता है, फिजिकली चैलेंज के लिए अलग से कोटा रहता है ना, कि वो लोग ओनली अप्लाई फॉर दैट। गाइस यस नो? तो अगर कोई फिजिकली चैलेंज बंदा अगर अर्न कर रहा है, अगर वो कोई अर्न कर रहा है, मतलब उसका अगर कोई इनकम हो रहा है, इनका फिजिकली चैलेंज बंदा का, तो उसके लिए वो 80 क्लेम कर सकता है, 50,000 टू 1,25,000 क्लेम कर सकता है एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब हैंडीकैप्ड अगर अर्न कर रहा है, अगर कोई फिजिकली चैलेंज बंदा कोई अगर अर्न कर रहा है इनकम, वो जब इनकम टैक्स से फाइल क्लेम करने जाएगा तब उसके लिए 80 एलिजिबल होगा। मतलब एसएससी खुद अगर हैंडीकैप्ड हो तो कौन सा सेक्शन जाएगा? 80U जाएगा।
और एसएससी का रिलेटिव अगर हैंडीकैप्ट हो तो कौन सा सेक्शन जाएगा? 80 डी जाएगा। तो फिर से बोलिए, एसएससी ठीक है, उनका रिलेटिव में कोई हैंडीकैप पर्सन निकल गया तो कौन सा सेक्शन में जाएगा? 80 डी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एसएससी खुद हैंडीकैप्ट है तो वो कौन सा क्लेम करेगा? 80 यू क्लेम करेगा। तो और एक बात, छोटा सा बात याद रखना कि अगर कोई हैंडीकैप पर्सन 80 यू क्लेम कर रहा है, आई रिपीट गाइस, अगर कोई हैंडीकैप पर्सन 80 यू क्लेम कर रहा है तो उनके लिए कोई और 80 डबल डी क्लेम नहीं कर सकता। सर काफी सारा बात इधर उधर का बोले हैं, एक बार सुन लीजिए, आपके भाषा में लिख लीजिए, हम लोग का डिडक्शन चैप्टर 6 से हो जाएगा। बोलू फिर से, ये किताब से पढ़ लेना और आप लोगों को लिखने का दरकार नहीं, कुछ तो बुक से पढ़ लो। गाइस सुनो ध्यान से, पहले बोलिए कि 80 डबल डी में क्या कहानी क्या है। डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट है, ना कम ना ज्यादा, उतना ही मिलेगा, खर्चा करने से भी उतना मिलेगा, नहीं करने से भी उतना मिलेगा, बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो मैं पढ़ू कंडीशन को, चला स्टार्ट विद द कंडीशन, कौन से कंडीशन पे मिलेगा? तो कंडीशन नंबर 1 है कि 80 डबल डी में क्या है सर? 80 डबल डी में नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है कि यहाँ पे एसएससी हैंडीकैप नहीं है, एसएससी कोई रिलेटिव जो डेफिनेशन आप 80 डी में पढ़े हो, या फिर ब्रदर सिस्टर भी इंक्लूड कर लेना। अगर एसएससी का कोई रिलेटिव अगर हैंडीकैप्ट है जिसका देखभाल एसएससी को करना पड़ रहा है तो उसके लिए एसएससी को 80 डबल डी मिलेगा। लेकिन अगर कोई हैंडीकैप्ट एसएससी खुद अपना रिटर्न फाइल क्लेम करने जा रहा है, जहां पे एसएससी खुद हैंडीकैप्ट है, तो उनके लिए क्लेम होगा 80 यू। और एक बात याद रखना, अगर कोई हैंडीकैप्ट एसएससी 80 यू क्लेम कर रहा है तो उस हैंडीकैप्ट एसएससी के लिए कोई और 80 डबल डी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो आइदर 80 यू और 80 डबल डी, या तो रिलेटिव को 80 डबल डी क्लेम करने दो या आप खुद 80 यू क्लेम करो, दोनों एक साथ क्लेम करने नहीं देगा। तो ये था रिलेशन 80 डबल डी एंड 80 यू के बीच रिलेशन। अब कितना डिसेबल होने पे कितना डिडक्शन होता है उसका देखना, चार्ट आप लोगों की किताब में है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि अप टू 20% इतना, 20 से 50 इतना, मोर देन 80% इतना, ऐसा करके चार्ट दिया हुआ है, वो याद रखिएगा। और 80 में भी फिक्स दिया हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन द डिसेबिलिटी। और 80 डीडीबी में मतलब एसएससी सफरिंग, एसएससी कोई डिसेबल नहीं है, एसएससी सफर्ड, एसएससी सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिजीज लाइक कैंसर, सेरिब्रल पाल्सी, इस तरह का डिडक्शन डिजीज से एसएससी जूझ रहा है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ट्रीटमेंट के जो खर्चा होता है उसके लिए 80 डबल डी भी दिया जा रहा है। संजय मुंदर सर इनका नाम दिया था डरावनी बीमारी, 80 डबल डी को याद रखने के लिए। ठीक है, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? सबको समझ आया? स्टूडेंट्स फ्रॉम माय अहमदाबाद सेंटर, महिमा जी, खुशी, आप लोगों को क्लियर हुआ? ऑल क्लियर? So guys, this is all about our deduction chapter 80, sorry, deduction chapter 6 है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं ट्यूसडे का। हम लोग ट्यूसडे क्या स्टार्ट करेंगे? आईटी फाइल स्टार्ट करेंगे। द मच अवेटेड टॉपिक ऑफ आवर क्लास, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। टाइम आ भी गया, टाइम आ भी गया, करके नक्की करो। तो सर क्या हम लोग को क्लाइंट मिल सकता है? पहले सीख लो अच्छे से। मैं दुआ करूंगा कि आप लोग को 1-2 क्लाइंट मिल जाए ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आप कर भी लो। एग्जाम हम लोग का मोटो नहीं है, प्लीज। मैं क्लास में बार बार बोलता हूँ, एग्जाम पास कराने के लिए हम ये नहीं सिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल काम करने के लिए। तो एग्जाम में क्या पढ़ना है वो एग्जाम से पहले मैं बता दूंगा। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे दैट शुड बी कवर्ड अप द प्रैक्टिकल्स। एग्री? यस नो? चलिए नेक्स्ट वीक से हम लोग का लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो लेट्स सी। महिमा जी अभी तक क्रिएट नहीं की, एक बार क्रिएट करने दीजिए। संडे बैच का तो टाइम है ना, वो तो अभी से नहीं रखा है, 20th से आएगा शायद, तो जब आएगा तो मैं क्रिएट कर दूंगा।